सबसे नंबर वन म्यूचुअल फंड कैटेगरी कौन सी होती है बिगिनर्स के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। वंस अगेन ये वीडियो मेरे डीएम में एज अ रिक्वेस्ट आया था कि भैया प्लीज म्यूचुअल फंड्स में बिगिनर्स के लिए कुछ बता दो। तो इसी चीज के लिए होते हैं मार्केट में मल्टी कैप फंड्स। अब ये फंड्स क्या होते हैं, किसके लिए होते हैं, इसमें कितना रिस्क होता है, ये कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, इनमें रिसर्च कैसे करनी होती है, हर एक चीज इस वीडियो में कवर करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, आप जो सारे डीएम्स में और कमेंट्स में मेरे से रिक्वेस्ट करते हो कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दो, मैं तुरंत बना देता हूं। तो आपके ऐसे कोई भी रिक्वेस्ट हो, आपको कोई टॉपिक देखना है इस चैनल पे, तो बिंदास उसे कमेंट्स में डाल दीजिए, मुझे डीएम कर दीजिए। आई विल मेक इट हैपन। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है लॉन्ग वीडियोस बनाने, टाइम जरूर लगता है, लेकिन मैं ये सारे रिक्वेस्ट देखता हूं, पढ़ता हूं और उन्हें इंप्लीमेंट भी करता हूं आपके लिए। तो उसी तरह जब मुझे डीएम आया, मैंने उस बंदे से कहा कि देख भाई, मैंने इंडेक्स फंड्स पे एक बहुत पुराना वीडियो बना दिया है, जाके वो देख लेना। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए होते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन स्पेशली इफ यू आर यंग, देयर आर अदर ऑप्शंस दैट आर आल्सो ऑप्टिमल। जैसे मान लो आपको अभी अभी समझा है कि इक्विटी क्या होती है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, तब जाकर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड थ्रू आउट योर लाइफ कंटिन्यू भी कर सकते हो। लेकिन जैसे आपको और एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको और समझ आता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, अगर आपको और आपके रिटर्न को इंप्रूव करना है या फिर आपके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को एडजस्ट करना है, तो आपको बाकी फंड्स की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, स्पेशली जब आप यंग होते हो, आप पर लायबिलिटीज नहीं होती, तब आपको जरूरी होता है एक्सपोजर, अलग अलग सेक्टर्स का, अलग अलग कंपनीज का, स्पेशली अलग अलग साइज की कंपनीज का। क्योंकि देखिए, अगर एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 की किसी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप भारत के सबसे बड़े, सबसे टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। लेकिन भारत में बहुत सी ऐसी कंपनीज है, छोटे साइज की है या फिर मीडियम साइज की है, और ये कंपनीज एक ग्रोथ फेज में होती है। जनरली ये बड़ी कंपनी से तेजी से ग्रो करती है। इनकी साइज तो छोटी होती है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये साइज में छोटी है, इन्होंने इतना मार्केट भी कैप्चर नहीं किया है। लेकिन जब आप बड़ी कंपनीज को देखते हो, ये साइज में ऑलरेडी बहुत बड़ी है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और इन्होंने ज्यादातर मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो इसीलिए अगर आप ग्रोथ चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको साइज में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आपको स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी चीज के लिए लोग क्या करेंगे, स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था आपको पता है? स्मॉल कैप फंड्स में सेबी ने इन्वेस्टर के इनफ्लोस को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स एक्सट्रीमली 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 रिस्की होती हैं। स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप बिना रिसर्च किए, बिना उनकी रिस्क को समझे इन्वेस्ट करते हो ना, तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये आ जाता है बिगिनर्स के लिए, आर मल्टी कैप फंड्स। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूंगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, मिड कैप में इन्वेस्ट करूंगा, तो आपको अलग से इन तीनों फंड्स की रिसर्च करनी होगी। यहां पर देखना होगा कौन सी अच्छी है, कौन सी आउट परफॉर्म करती है, फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर ये करने बोर होता है, आलस आता है या फिर सिंपली टाइम नहीं है, तो मल्टी कैप फंड्स एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। क्यों, वो भी बताता हूं। सेबी जो है, उन्होंने रूल ये रखा है कि मल्टी कैप फंड अगर कोई भी एएमसी चलाती है ना, तो इसमें 25% मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। तो अब 25 प्लस 25 ऐसा 3 बार अगर हम करते हैं तो बनता है 75%। तो बाकी के 25% का क्या? यही जो बाकी का 25% होता है उसे डिस्क्रेशनरी बोला जाता है। यानी कि जो भी फंड मैनेजर होगा वो अपनी मर्जी से इसे एडजस्ट करेगा। अगर उसे लगता है कि अब हम ऐसी एक साइकिल में है जहां पर स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो वो ये 25% में स्मॉल कैप्स को ओवरवेट करेगा। तो इसी की वजह से जो 25% का एक्स्ट्रा डिस्क्रेशनरी मेजर होता है, ये आपके फायदे में काम करता है। क्योंकि जो फंड मैनेजर है उसका काम ही ये होता है देखना कि किस सिचुएशन में कौन सी कैटेगरी बेहतर परफॉर्म करेगी। प्लस ये तो यूनिवर्सल नॉलेज है कि उस फंड मैनेजर को एक कॉमन इंसान से तो ज्यादा नॉलेज होने वाली है सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। इसीलिए वो सही से उस टाइम पीरियड के हिसाब से आपकी वेटेज को चेंज करेगा, ताकि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑप्टिमली रहो। अब देखो, सीएफए चार्टर होल्डर हूं तो हवे में बात नहीं करूंगा, डेटा के साथ आपके सामने कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट करूंगा। तो बेसिकली अब हम कुछ फैक्टर्स के अराउंड प्रोज एंड कॉन्स समझने वाले हैं इन मल्टी कैप फंड्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जो है रिटर्न और रिस्क। और इससे भी इंपॉर्टेंट है इस इन्वेस्टमेंट को समझने की और उसे एग्जीक्यूट करने की आसानी। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है। तुमने समझ लिया कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके तुम्हें अच्छा रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा ग्रोथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम्हें बहुत अच्छे रेट पे अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है, तो तुम्हें ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट का गोल्डन रूल होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब देखिए, यहां पर आप मिनिमम 25% इन्वेस्ट कर रहे हो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप स्मॉल कैप फंड्स या फिर मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर 65% मिनिमम इन्वेस्ट होता है स्मॉल कैप या मिड कैप में। और कई सारे इन्वेस्टर्स इसकी सीरियसनेस नहीं समझते और जब मार्केट गिरता है और ये देखते हैं कि इनकी फंड सबसे ज्यादा गिरी है, तब डर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना। तो ऐसे सारे इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी कैप फंड्स एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है।
अब बात करते हैं उस डेटा के बारे में जो मैंने कहा मैं कवर करूंगा, रिटर्न और रिस्क इन दोनों पैरामीटर्स में। सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न और ग्रोथ की। अगर हम FY21 से लेके FY23 तक निफ्टी 50 कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो ये बढ़ी थी 22% से। लेकिन इस सेम टाइम पीरियड में अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो वो हुई थी 36.1% से। और इसी सेम पीरियड में अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 की अर्निंग्स ग्रोथ को देखें तो वो हुई थी 48.5% से। और चलो आप मेरी मत सुनिए, आप जाकर निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न देखिए पिछले 10 सालों के लिए। सिमिलरली आप निफ्टी 50 का देखिए और निफ्टी मिड कैप 50 का भी देखिए। आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि स्मॉल कैप ने मिड कैप से बेहतर परफॉर्म किया और मिड कैप ने निफ्टी 50 से बेहतर परफॉर्म किया। अब ये क्यों होता है? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कंपनी छोटी है तो वो ज्यादा अच्छा रिटर्न देती है क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क भी होती है। जब मार्केट क्रैश होता है, जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है, तब इन छोटी कंपनी के स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते भी हैं। अब स्मॉल और मिड कैप तो लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देती है वाइल टेकिंग मोर रिस्क, ये हमने समझ लिया। लेकिन जो मल्टी कैप की हम बात कर रहे हैं, ये निफ्टी को बीट कर पाती है? अगर आप निफ्टी के मल्टी कैप इंडेक्स को कंपेयर करते हो निफ्टी 500 से और इनके 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो 77% ऑफ द टाइम्स निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स ने निफ्टी 500 को 1% या उससे ज्यादा से बीट किया है। बीट किया मतलब उससे बेहतर रिटर्न डिलीवर किया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो डायरेक्टली जाकर स्मॉल कैप फंड्स में या मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना सेंसिबल नहीं होता, क्योंकि यहां पर आपको नहीं पता कि मार्केट कब गिरने वाला है या फिर मार्केट में सिचुएशंस कब खराब हो रही है। कई बार रिसेशन से पहले ऐसी एक एनवायरनमेंट आती है जहां पर कंपनीज के क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे टाइम में जो मल्टी कैप फंड के मैनेजर्स होते हैं वो स्मॉल और मिड कैप से लार्ज कैप में रोटेट कर लेते हैं। अब अगर हम रिस्क के फैक्टर को कंसिडर करें तो मल्टी कैप फंड्स जो होती है उनकी रिस्क पोजीशनिंग कुछ इस तरह होती है। पहले एक चीज जान लीजिए, इक्विटी मतलब ऑलरेडी एक्सट्रीमली हाई रिस्क। इस एक्सट्रीमली हाई रिस्क के अंदर जो सबसे कम रिस्क की होती है वो होती है लार्ज कैप। उसके बाद आती है फ्लेक्सी कैप एंड देन मल्टी कैप। अब फ्लेक्सी कैप क्या होता है वो एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मल्टी कैप के बाद आते हैं मिड कैप फंड्स एंड उसके बाद आते हैं स्मॉल कैप फंड्स विच आर दी रिस्कीएस्ट। अब चलिए रिस्क को कवर करते हैं। मल्टी कैप फंड्स जो होती है वो लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिस्की होती है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से कम रिस्की होती है। अब चलिए हमारे अगले फैक्टर को कवर करते हैं जो है डाइवर्सिफिकेशन। अब मल्टी कैप फंड्स के केस में डाइवर्सिफिकेशन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। देखिए पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अब तक हमने जो सारी चीजें डिस्कस की वो अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे तो इतना रिटर्न नहीं कमा पाओगे, तो थोड़ा स्मॉल और मिड कैप एक्सपोजर जरूरी होता है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न को इंप्रूव करता है। क्योंकि देखिए डाइवर्सिफिकेशन जो है ना वो एक पॉइंट के बाद यूजलेस हो जाता है। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो जहां पे 25 से 30 स्टॉक्स है और आप इसमें कंटिन्यूअसली 10 या 15 स्टॉक ऐड करते रहते हो, तो इन एडिशन से आपका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। जब इनमें से कुछ पोजीशंस लॉस मेकिंग होंगी वो आपके रिटर्न को कम कर देंगी। और यही चीज मल्टी कैप फंड्स में भारत में एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करती है। इसीलिए आपको ढंग से रिसर्च करनी होगी, क्योंकि देखिए भारत में अगर आप मल्टी कैप फंड्स का डेटा देखोगे तो ऑन एवरेज ये फंड्स 80 से भी ज्यादा स्टॉक्स होल्ड करते हैं। इनफैक्ट 80 तो आपको कम लगेगा जब आप उस एक फंड की तरफ देखोगे जिसके भारत में मल्टी कैप कैटेगरी में 190 होल्डिंग्स है। तो जब भी आप मल्टी कैप फंड्स की रिसर्च करोगे मेक श्योर दैट आप एक ऐसी फंड चूज करते हो जहां पे इतने सारे होल्डिंग्स नहीं है। प्रेफरेबली एक ऐसी फंड जिसके साथ एक मैंडेट भी आता है। अब मैंडेट मतलब क्या वो समझिए। रिसेंटली ये बात न्यूज में भी आई थी कि मोतीलाल ओसवाल की एक मल्टी कैप फंड का एनएफओ आया है जहां पर मैंडेट सेट किया है कि 35 से ज्यादा स्टॉक्स हम पोर्टफोलियो में होल्ड ही नहीं करेंगे। बोलने का ये मतलब है कि ऐसे मैंडेट्स जो होते हैं वो फंड मैनेजर पर रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करते हैं कोई चीज करने से जिससे इन्वेस्टर्स का फायदा होता है। जैसे इस एग्जांपल में इन्वेस्टर्स ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बच जाते हैं, क्योंकि पता है ऐसा भी होता है। मान लो एक फंड मैनेजर है, उसको लगता है कि यार हमारे पोर्टफोलियो में ना सिर्फ 25 स्टॉक्स होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो है। लेकिन एक मिनट, मेरे आसपास जो सारे मैनेजर है इन्होंने तो 100 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो बनाए हैं। तो अब अगर जाकर मैं अंडर परफॉर्म करता हूं, मेरी फंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो लोग कहेंगे कि भैया तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत थी इसीलिए तुमने अंडर परफॉर्म किया। तो चलो मैं भी यार 100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लेता हूं। तो ये जो होल्डिंग होती है वो फंड मैनेजर्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन होती है। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, मल्टी कैप फंड्स में ही नहीं, मेक श्योर आप चेक करें कि वहां पर मैंडेट्स है जो फंड मैनेजर पर रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करते हैं। क्योंकि ये जो सारे मैंडेट्स होते हैं ना वो एक रूल ही सेट कर देते हैं, तो इन मैनेजर्स की होल्डिंग होने का स्कोप ही नहीं बचता। तो इसीलिए मैं तो ये मानता हूं कि आप मल्टी कैप ही नहीं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके ब्रोशर को पढ़ें, उनकी वेबसाइट पे जाके देखें कि ऐसे मैंडेट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब देखिए मैनेजर की हमने बात की, तो आते हैं एक और पॉइंट पे जो है एक्टिव मैनेजमेंट।
इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है मल्टी कैप फंड्स में। फायदा तो ये है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होता है। जो 25% हमने डिस्कस किया ना डिस्क्रेशनरी, यहाँ पर फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि यार हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे या मिड कैप में। अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ रहा है तो चलिए इन्वेस्टर्स की रिस्क थोड़ी कम कर देते हैं और लार्ज कैप में रोटेट हो जाते हैं। ऐसे जो सारे डिसीजन होते हैं फंड मैनेजर और उसकी टीम ऑफ एनालिस्ट ले सकते हैं और उनके पास ज्यादा फ्रीडम होता है। क्योंकि देखिए अगर पूरे पोर्टफोलियो का 25% ऑल्टर करने का फ्रीडम है तो ये काफी बड़ी अमाउंट होती है और आपके रिटर्न और रिस्क को बदल सकती है। लेकिन भैया इसी एक्टिव मैनेजमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम भी तो आ जाता है, यह है एक्टिव रिस्क। अब ये फैक्टर स्पेसिफिक भी हो सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकती है। समझिए क्या है, मोटा मोटा अगर समझे तो एक्टिव रिस्क मतलब मैनेजर के गलत होने का रिस्क। फैक्टर स्पेसिफिक माने अगर मैनेजर को लगता है कि भैया अभी ना लार्ज कैप्स बेटर परफॉर्म करने वाले हैं और स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म करेंगे, लेकिन मैनेजर गलत हो गया, स्मॉल कैप्स ने बेहतर परफॉर्म किया और लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म कर दिया, ये एक बड़ा रिस्क होता है। इसी के साथ आता है स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क। मैनेजर को लगता है कि स्मॉल कैप सेगमेंट में ये दो स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये दो अंडर परफॉर्म करेंगे, लेकिन मैनेजर गलत हो जाता है। और इसी एक्टिव मैनेजमेंट के साथ एक और बड़ी रिस्क आती है जो है की पर्सन रिस्क। मान लीजिए आपके फंड ने एक मैनेजर अपॉइंट किया था जो बहुत अच्छा मैनेजर था, बहुत एक्सपीरियंस था, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन फॉर सम रीजन ये मैनेजर अगले साल बदल जाता है और यहां से आपकी फंड खराब परफॉर्म करने लगती है। तो ये जो सारे चैलेंजेस होते हैं वो एक्टिव मैनेजमेंट के साथ आते हैं। इसी की वजह से अगर आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहां पर आप एक मैनेजर पर ट्रस्ट कर रहे हो। अब वो मैनेजर कौन है, उसने कितनी पढ़ाई की है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसने पास्ट में कैसे परफॉर्म किया है, ये हर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको उस फंड के ब्रोशर में मिलेगी। इनफैक्ट इसी के साथ आपको और ऐसे बहुत से पोर्टल्स मिलेंगे ऑनलाइन जैसे वैल्यू रिसर्च या फिर मॉर्निंग स्टार, जहां पे आपको मैनेजर की पूरी कुंडली दी जाती है। पॉइंट ये है कि जब भी आप मल्टी कैप फंड्स जैसे एक रिस्की प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तब आपको सिर्फ उसके पास्ट रिटर्न्स या फिर उसकी स्ट्रैटेजी देख के इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि मैनेजर पर भी रिसर्च करनी है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज कंपटीशन, जिसकी वजह से एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आज के तारीख में आपको मल्टी कैप फंड्स में भी बहुत लो फीस का फायदा मिलता है। अब देखिए कंपटीशन का ना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है जो अगर आप इग्नोर करोगे ना तो बहुत ज्यादा रिस्क ले लोगे और बड़े बड़े लॉसेस करोगे। जब भी म्यूचुअल फंड कंपनीज आपस में compete करती है तब आप और हम बहुत छोटी अमाउंट पे करते हैं फीस में। बहुत से केसेस में मल्टी कैप फंड्स जैसे एक एक्टिवली मैनेज प्रोडक्ट के लिए भी आप 1% से नीचे दे रहे हो। अब ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसी कंपटीशन की वजह से बहुत बार आउट परफॉर्म करने के चक्कर में कुछ फंड मैनेजर स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा एलोकेट कर देते हैं। अब स्मॉल और मिड कैप लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्म करने वाली है तो पूरी दुनिया जानती है, तो इसीलिए दूसरी फंड से बेहतर परफॉर्म करने एक फंड मैनेजर स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा एलोकेट कर देगा, इवन इफ ऐसी सिचुएशन है जहां पर लार्ज कैप में एलोकेट करना सेंस करता है। अब देखिए यहां पर ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एक लंबे टाइम फ्रेम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भैया मान लो मैं इन्वेस्ट ही कर रहा हूं 10 साल के लिए और स्मॉल कैप्स में ज्यादा एलोकेशन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स होते हैं, उन्हें रिस्क इतनी पसंद नहीं, उन्हें स्पेसिफिकली जो मैंडेट बताया गया है उसी मैंडेट में रहना है, तो उन्होंने देखना चाहिए कि फंड मैनेजर पीरियोडिकली स्मॉल और मिड कैप में कितना एलोकेट कर रहा है। इसी के साथ अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में भारत में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर एक महीने या फिर कई बार हर 15 दिन में एक पोर्टफोलियो की रिपोर्ट दी जाती है कि एज ऑफ टुडे हमारी होल्डिंग्स कितनी थी, कहां पर थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका फंड मैनेजर स्मॉल कैप और मिड कैप में जरूरत से ज्यादा एलोकेट कर रहा है या नहीं। एनीवे पॉइंट यह है कि मल्टी कैप फंड्स में आपको जो जरूरत होती है मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर की वो मिलता है। और अब भैया आपसे क्या छुपाना, मैं खुद अपने बिगिनर डेज में इंडेक्स फंड और मल्टी कैप फंड छोड़ के कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करता था। एनीवे वीडियो वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना और क्या देखना चाहोगे इस चैनल पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।